नमस्कार। आज हम आहार वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आचार्य चरक ने आहार वर्ग को 12 वर्ग में विभाजित किया है, जैसे शुभ धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, आश्रयान, वर्गान, हरित मध्य अम्बु, गोरस, इक्षु, विकारी कान, दश द्वौ च अपरौ वर्गौ, कीर्तान आहार, योगिनाम, रसवीर्य, विपाकश्चयी, प्रभावश्चयी, प्रत्यक्षमयी। अर्थात शुभ धान्य वर्ग, शमी धान्य वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, जल वर्ग, गोरस वर्ग, इक्षु विकार वर्ग, कीर्तान वर्ग, आहार उपयोगी वर्ग। इन 12 वर्गों में आए हुए द्रव्यों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बारे में आगे बताया जाएगा। आज हम शुभ धान्य वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। शुभ धान्य वर्ग। शुभ धान्य मतलब जिन दानों में शुभ अर्थात कांटा लगा होता है उन्हें शुभ धान्य वर्ग कहते हैं, जैसे ग्रुप्स ऑफ कॉर्न्स और मोनोकोटिलिडॉन्स। शुभ धान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले कुछ वर्ग हैं, जैसे रक्तशालीर जो छिलका सहित लाल धान होता है, महाशाली, कलमा मतलब जो उखाड़कर पुनः लगाया जाता है, शकुनाहतः मतलब यह धान्य विशेष उज्जैन में होता है, इसे तक्की धान्य भी कहते हैं। तूर्णकौ यानी तूर्णक, दीर्घ शूकश्च यानी जिनके बड़े बड़े शूक होते हैं वह दीर्घ शूक होता है। गौर यानी सफेद धान, पांडुक यानी पांडु वर्ण का धान, लांगुलऊ यानी लांगुल, सुगंधको यानी बासमती, लोहोवाल, सारिवा, परमोदकः, पतंगश्च, तपनीयश्च मतलब पीला धान, ये च अन्य धान्य शाल्य शुभा, और जो अन्य धान्य श्रेष्ठ होते हैं वे सभी धान्य अर्थात शीता रसे विपाके च मधुराक्ष अल्प मारुता, वे और जो अन्य श्रेष्ठ धान्य हैं वे वीर्य में शीतल, रस और विपाक में मधुर होते हैं और अल्पवाद वर्धक होते हैं। बद्ध अल्प वर्चसः स्निग्धा ब्रह्मणा शुक्र मूत्रलाः, बंधे हुए अल्प मल में मल को निकालते हैं, स्निग्ध शरीर में स्निग्धता लाते हैं, ब्रहण करते हैं, शुक्र और मूत्र को लाने वाले होते हैं। फिर आता है श्रेष्ठतम शुभ धान्य। रक्तशालीर वरस्तेषां तृष्णाग्न त्रिमलापः महास्तस्य यानु कलमस्तस्य अपनयु ततः परे। अर्थात इन सभी धान्यों में लाल धान सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह प्यास को दूर करता है और त्रिदोष का शामक होता है। इससे न्यून गुण वाला महाशाली का और उससे भी न्यून गुण वाला कलम का धान होता है। इसके बाद बचे हुए सभी धानों का गुण इन धानों की अपेक्षा अल्प होता है। अहिततम शुभ धान्य अर्थात सबसे शुभ धान्यों में अहिततम शुभ धान्य यवक होता है। तेषाम रक्तशालिनाम अगुणैस् तद्गुण विपरीतै दोषर्यै यवकाद्यो अनुकारं कुर्वन्ति, ततश्च यवकाद्यश्च तृष्णा त्रिमलाधिकारा स्युः। अर्थात यवक आदि धान्य रक्तशाली के विपरीत गुण वाले होते हैं, अतः प्यास और त्रिदोष को बढ़ाने वाले होते हैं। षष्ठिक धान्य। शीतः स्निग्धः अगुरः स्वादुस्त्रिदोषज्ञः स्थिरात्मकः। षष्ठिक प्रवरौ गौरः कृष्ण गौरस्ततौ अनौ च। षष्ठिक धान्य। षष्ठिक मतलब 60 और जो धान्य करीब 60 दिन में पक जाता है। यह धान्य ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में होता है। यह शीतवीर्य, स्निग्ध, हल्का, मधुर और त्रिदोष शामक होता है। शरीर में स्थिरता को पैदा करता है। इनमें श्वेत वर्ण का साठी का चावल सबसे श्रेष्ठ होता है। काले और श्वेत वर्ण वाला
अर्थात श्यामवर्ण वाला साठी धान्य उसकी अपेक्षा कम गुण वाला होता है। आचार्य चरक ने कुधान्य को शाली के साथ शुक धान्य वर्ग में रखा है। ये कुधान्य वर्ग में शामक, कोदो आदि आते हैं। ये उष्ण होते हैं, कषाय होते हैं, मधुर, रूक्ष, विपाक में कटु, कफनाशक, मूत्र की मात्रा को अल्प करने वाले तथा वात और पित्त के प्रकोपक होते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं नीरू MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आचार्य चरक ने आहार द्रव्यों के 12 वर्ग बताए हैं। इसका श्लोक निम्न प्रकार है। शूक धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, आश्रयान, वर्गान, हरित मध्य अम्बु, गोरस, इक्षु विकारिकान, 10 द्वौ च अप्रौ वर्गो कृतान आहार योगिनाम रस वीर्य विपाकश्च प्रभावेश्च प्रचक्षमहि। अर्थात शुक धान्य, शमी धान्य, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, अम्बु वर्ग अर्थात जल वर्ग, गोरस वर्ग और इक्षु वर्ग, और इन सभी के रस वीर्य विपाक के आधार पर इनका वर्णन किया गया है। अब हम इसमें शमी धान्य के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात क्लासेस ऑफ पल्सेस और डाइकोटिलिडन्स। जिन द्रव्य के ऊपर छिलका आता है उन द्रव्य को हम शमी धान्य के रूप में लेते हैं। इस शमी धान्य वर्ग के अंतर्गत मूंग की दाल, उड़द की दाल, राजमाश, कुल्थी की दाल, चना, तिल और अरहर की दाल आते हैं। अब हम इनके एक एक करके गुण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है मूंग की दाल। मूंग की दाल जो होती है वो कसाय होती है, मधुर होती है, रुक्ष होती है और शीतवीर्य होती है, और इसका जो विपाक होता है वो कटु होता है, और यह खाने में या पाचन में जो होती है वो बहुत हल्की होती है। इसीलिए रोगियों को इसका सेवन करने के बारे में बताया गया है कि उनको इनका सेवन करना चाहिए। यह कफ पित्त नाशक होती है और दालों में सबसे उत्तम होती है। उसके बाद उड़द की दाल के गुण। उड़द की दाल जो होती है वो उत्तम शुक्रवर्धक होती है। ये वात का नाश करने वाली होती है। ये स्निग्ध होती है, उष्ण वीर्य होती है, रस में मधुर होती है और बलवर्धक होती है, और यह मलमूत्र को है उत्पन्न करने वाली होती है, और यह पुंसव शक्ति को भी शीघ्र ही बढ़ाने वाली होती है। और आचार्य सुश्रुत ने इसको वृश्य भी बताया है, अर्थात जो शुक्र को निकालने तथा बढ़ाने में मदद करती है। इसके बाद आता है राजमाश। राजमाश विरेचक होता है, यह रुचिकर होता है और यह कफ शुक्रहर होता है, और यह अमल पित्त रोग का भी नाशक होता है। उसके बाद कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल जो होती है वीर्य में उष्ण होती है, इसीलिए इसका सेवन घी के साथ बताया गया है। यह रस में कषाय होती है, विपाक इसका अमल होता है, और यह कफ शुक्रहर होती है, और यह वात का नाशक करने वाली होती है, और इसको कास, हिचकी, श्वास, बवासीर इन सभी रोगों में बहुत लाभदायक होती है, और इसका मुख्य उपयोग हम अश्मरी भेदन में भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं चने। चने के गुण। चना जो होता है वो वीर्य में शीत होता है, रस में मधुर होता है और कसाय होता है, और यह शरीर में रुक्षता उत्पन्न करने वाला होता है, और यह पित्त कफजन्य रोगों में इसका उपयोग हम सूप बनाकर या शरीर पर लेप करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं तिल। तिल के गुण। तिल जो होते हैं वो स्निग्ध होते हैं, उष्ण होते हैं, मधुर होते हैं और कटु रस वाले होते हैं, और यह त्वचा और केश के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, और यह बलवर्धक होते हैं। ये वात का शमन करने वाले होते हैं, और ये कफ पित्त का वर्धन करने वाले होते हैं। इसके बाद आते हैं अरहर। अरहर की दाल जो होती है वो कुछ चने की दाल की जैसी लगती है, पर चने की दाल थोड़ी मोटी होती है, और जो अरहर की दाल होती है वो थोड़ी पतली होती है, और यह कफ पित्त का नाश करती है, और ये वात कारक होती है। अब हम बात करेंगे शमी धान्यों में हिततम द्रव्य और अहिततम द्रव्यों की। हिततम द्रव्यों में हम मूंग की दाल को लेते हैं क्योंकि यह लघु होती है, अर्थात इसका पाचन जल्दी हो जाता है, और अहिततम द्रव्यों में हम उड़द की दाल को लेते हैं क्योंकि वह गुरु होती है, अर्थात इसका पाचन बहुत ज़्यादा समय में होता है। इसके अतिरिक्त जो शमी धान्यों के अंतर्गत वर्ग आते हैं उनका यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, किंतु वो सभी मधुर होते हैं, शीतल होते हैं, गुरु होते हैं और बल का नाश करने वाले होते हैं, और शरीर में रुक्षता पैदा करने वाले होते हैं। इसलिए जो बलवान पुरुष होता है उसको शमी धान्यों का प्रयोग जो है वो घी के साथ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ इसके अंदर आहार द्रव्य आते हैं, जैसे कि बकूची, चकवड़ के बीज और सेम के बीज। हालांकि ये शमी धान्य वर्गों में नहीं आते, हालांकि इनके ऊपर
बर इनके अंतर्गत इसलिए लिया गया है क्योंकि इनके ऊपर छिलका होता है। और बकुची जो होता है वो कफ वात नाशक होता है। चकवड़ के बीज और सेम के बीज होते हैं वो वात पित्त वर्धक होते हैं। और मॉडर्न का पैरामीटर देखें तो हम मॉडर्न वालों ने इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो शिंपी धान्य होते हैं, मतलब जो पल्सेस होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, फैट, फाइबर और ल्यूपिन, ओलिगोसैकेराइड, लिग्निन और मॉइस्चर मिलता है। थैंक यू। Namaskar, I am Harshita Yadav from BMS Second Pro from MSM Institute of Ayurveda। आज मैं आपको मांस वर्ग के बारे में बताऊंगी। चरक ने आहार वर्ग के अंतर्गत 12 वर्ग बताए हैं। उनमें से जो तीसरा वर्ग है वह मांस वर्ग है। उसी के बारे में आज मैं वर्णन करने जा रही हूँ। मांस वर्ग या फिर इसे क्लास ऑफ फ्लैशेस भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जिन जीव जंतुओं का मांस आहार रूप में प्रयोग किया जा सकता है वे मांस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब ये जीव जंतु चाहे ज़मीन पर चलने वाले हों, चाहे जल में रहने वाले हों या चाहे आकाश में उड़ने वाले हों, इनमें से जिन भी जीव जंतुओं का मांस आहार रूप में प्रयोग किया जाता है वे मांस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सुश्रुत ने मांस वर्ग की 6 योनियां बताई हैं और चरक ने मांस वर्ग की 8 योनियां बताई हैं। सुश्रुत ने जो 6 योनियां बताई हैं वे हैं जलेशय, आनूप, जांगल, ग्राम्य, क्रव्यभुज, एकशव। जो ग्राम्य है उसमें साधारण देश के जानवर आते हैं। चरक ने 8 मांस वर्ग बताए हैं: प्रसय, भूशय, आनूप, वारिशय, जलेचर, जांगल, विशिकर और प्रतुद पक्षी। अब जो चरक ने 8 मांस वर्ग बताए हैं उनका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। सबसे पहले आता है प्रसय। प्रसय वे हैं जो पशु पक्षी दूसरे से आहार को छीनकर खा जाते हैं, वे प्रसय के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण घोड़ा, गो, गधा, ऊंट आदि। भूशय जो बिल में निवास करते हैं वे पशु भूशय के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण भेक, गो, नेवला, साही आदि। आनूप देश में जो रहते हैं वे आनूप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण गैंडा, भैंस, हाथी, वराह आदि। वारिशय जो जल में निवास करते हैं वह वारिशय के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण कछुआ, केकड़ा, मछली आदि। जलेचर जो जल में चला करते हैं वे जलेचर के अंतर्गत आते हैं। हंस, बक, बलाका आदि। जांगल भिन्न प्रकार के जो मृग हैं वे जांगल में आते हैं। जो भूमि पर उत्पन्न होते हैं और जंगल में चलते फिरते हैं वे पशु जांगल कहलाते हैं। विशिकर लवा, तीतर, मुर्गा आदि। ये वे हैं जो चोंच से या फिर अपने पैर से कुरेद कर खोज कर आहार द्रव्यों को खाते हैं, वे विशिकर के अंतर्गत आते हैं। प्रतुद जो अपनी चोंच या पैर से बार बार आघात कर खाते हैं वे पक्षी प्रतुद पक्षी होते हैं। उदाहरण भृंगराज, गोरैया, मैना, गीद आदि। जो हमें 8 प्रकार के मांस वर्ग बताए गए हैं उनमें बकरी और भेड़ की गणना नहीं की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बकरी और जो भेड़ हैं वे सभी देशों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ना अनूप या ना जांगल वर्ग में रखा जा सकता है। अतः उनकी योनि अनिश्चित होने के कारण उन दोनों के गुणों को अलग बताया गया है। अब हम अन्य मांस के गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है बकरे का मांस। बकरे का मांस ना अधिक शीतल होता है, ना अधिक गुरु होता है, ना अधिक स्निग्ध होता है। इसका मांस शारीरिक धातुओं के समान होता है, इसलिए सेवन करने पर यह क्लेद उत्पन्न नहीं करता। भेड़ का मांस यह गुरु होता है, मधुर होता है और शीतल वीर्य होता है। हंस का मांस यह गुरु होता है, उष्ण होता है, मधुर होता है, ये शुक्रल होता है और वात को कम करता है। मुर्गे का मांस यह उष्ण होता है, शुक्र बढ़ाता है, मांस बढ़ाता है, बल भी बढ़ाता है। फिर आता है तीतर का मांस। यह शीत वीर्य होता है, मधुर होता है, हल्का होता है, रक्तपित्त और वात रोगों का नाश करता है। फिर है लवा पक्षी का मांस। यह कषाय मधुर होता है, यह हल्का होता है, अग्नि को दीप्त करता है और सन्निपातज रोगों का नाश करता है। उसके बाद आता है एंड मृग का मांस। यह मधुर रस का होता है, इसका विपाक भी मधुर होता है। तीनों दोषों का शामक है, यह त्रिदोष शामक। इसे शिव भी कहा गया है चरक में क्योंकि यह आरोग्यदायक है। यह लघु भी होता है। फिर है गोमांस।
गोमांस केवल वातजन्य, पीनस, विषम ज्वर, सूखी खांसी में ही हितकारी होता है। फिर है भैंस का मांस, मधुर होता है, शुक्रल होता है, उत्साहवर्धक होता है और भैंस दुग्ध की तरह निद्रा कारक भी होता है। फिर है रोहू मछली का मांस, यह अग्नि को दीप्त करता है, पकने में हल्का होता है और महाबलकारक होता है। अब हम इन द्रव्यों के अंदर हितम और अहितम मांस को जानेंगे। मृग मांसों में जो हितम होता है वह ऐंड मृग का मांस होता है और जो अहितम होता है वह गौ मांस होता है। पक्षियों के मांसों में लवा पक्षी का मांस हितम होता है और कान कपोत का मांस अहितम होता है। बिल में रहने वालों में गौ का मांस हितम होता है और भेको इसका मांस अहितम होता है। मछलियों में रोहू मछली का मांस हितम होता है, त्रिदोष शामक है यह, और अहितम जलचर मछली का मांस होता है। जलचर पक्षियों में पाखहंस का हितम है और काक मोदक काले कबूतर का मांस अहितम है। चोंच से खोदकर खाने वालों में कुक्कुट मांस यानी कि मुर्गे का मांस हितम है और चटक मांस अहितम है। अनूप मृग चर्बियों में सुअर की चर्बी हितम है और भैंस की चर्बी अहितम है। मछली चर्बियों में चलूकी मछली हितम है और कुंभीर मछली अहितम है। ये सब मांस वर्ग के बारे में था। धन्यवाद।